हेलो गाइस। नमस्कार। आप कैसे हैं? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं पीसीएम ऑफिस यूट्यूब चैनल। आज हम लाए हुए हैं आपके लिए कक्षा 10वीं एनसीईआरटी का अध्याय 1, जिसके अंतर्गत हम सभी पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं परमेय और अपरमेय संख्याओं का एक समुच्चय होता है। उसी के अंतर्गत सबसे पहली प्रमेय, प्रथम प्रमेय है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का कथन है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। यह गुणनफल यह गुणनफल प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनफल अभाज्य गुणनखंडों के आने के क्रम के बिना अद्वितीय है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हमको समझना है कि कोई एक भाज्य संख्या लेना है। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। इस सबसे छोटी भाज्य संख्या की हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम 4 को इस तरीके से कट करते हैं। ये सबने सीखा होगा। इसका मतलब हम 4 को 2 गुणे 2 कर सकते हैं। इसका मतलब 4 को हम 2 पे घात 2 लिख सकते हैं। इसका यही रूप है। इसके अलावा इसका कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल का रूप नहीं है। इसके बाद दूसरी संख्या लेते हैं 6। दूसरी भाज्य संख्या है 6। इसके हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखो, ये 2 से विभाजित हुआ 3 बार और 3 से विभाजित हुआ 1 बार। यहाँ पर देखते हैं 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 और 3। तो यहाँ पर लिखा है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी 6 भाज्य संख्या को 2 और 3 अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया गया है तथा यह गुणनफल अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। इसका मतलब है ये जो क्रम आ रहा है 2 गुणे 3, यदि ये पलट दिया जाए 3 गुणे 2, तो ये दोनों ही क्रम के बिना अद्वितीय है। यानी क्रम को ध्यान नहीं दिया जाए तो ये दोनों एक ही है। यानी 2 गुणे 3 और 3 गुणे 2 एक ही बात होती है। इसलिए क्रम ना देखा जाए, केवल ये देखा जाए कि 2 और 3 इसमें आ रहा है। इस प्रकार से ये सब हमारा अद्वितीय है। यह रूप ही हमेशा आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला। इसी तरीके से अगली संख्या देखते हैं 8। 8 के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड हो जाते हैं। 8 को हम लिख सकते हैं 8 बराबर 2 पर घात 3। यह भी गुणनफल अभाज्य संख्याओं का गुणनफल अद्वितीय है। इसके अलावा कोई दूसरा इसका रूप नहीं हो सकता है। इस उदाहरणों से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो गुणनफल है वह गुणनफल हमारा कैसा है? क्रम के बिना अद्वितीय है। यदि क्रम को ध्यान न दिया जाए तो ये एक ही इसका आंसर आता है। अद्वितीय का मतलब संसार में एक ही। इस प्रकार से ये जो प्रमेय है इसको हमको देखना है। संसार की कोई भी भाज्य संख्या है उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। तो ये प्रमेय हो जाती है प्रमेय नंबर 1, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। बच्चों, ये प्रमेय परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसी क्रम में प्रश्नावली 1.1 प्रारंभ करने जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक यहाँ देखें। सबसे पहले पहला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित, यहाँ बुक से देखते हैं, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर लिखा है अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में निम्नलिखित संख्याओं को व्यक्त करना है।
प्रश्नावली 1.1 पेज नंबर 6 एनसीईआरटी हिंदी मीडियम की बुक से आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है 140 140 को आवाज संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना है। सबसे पहले हम यहाँ पर 140 के आवाज गुणनखंड करते हैं। 140 के आवाज गुणनखंड करने के लिए यहाँ पर 140 को सबसे छोटी संख्या से विभाजित करते हैं। सबसे छोटी प्रथम आवाज संख्या 2 होती है, इससे हम विभाजित करने का प्रयास करते हैं। तो 7 14, इस प्रकार से 70, और 2 से इसको काटेंगे तो ये 35 हो जाएगा। 2 से इसको हम 5 से काटते हैं 35 को, ये 7 बार डिवाइड होगा और 7 एक बार डिवाइड होगा। इस प्रकार से 140 जो संख्या है वो 2 गुणे 5 गुणे 7 इस प्रकार से यह है 2 पे घात 2 और गुणे 5 गुणे 7 ये आवाज संख्याओं के रूप में गुणनखंडित हो गया है। तो इस प्रकार से प्रत्येक संख्या को हमें आवाज संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन 156 दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व करेंगे। 256 में इकाई का अंक 6 है, जो कि 2 से विभाजन के नियम के अनुसार ये आता है और यह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 का भाग लगाएंगे, 2 7 14, 2 8 16, 2 से भाग लगाएंगे, 2 6 2 9 18, 3 से भाग लगाएंगे, 3 एकम 3, 3 9, 13 से डिवाइड करेंगे 1। इस प्रकार से 56 के जो गुणनखंड आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे। तो ये हो गए आवाज संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा चुका है। अब मिलते हैं इसी क्रम में प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 के लिए हम आगे आते हैं। प्रश्न नंबर 3, तो दोस्तों मिलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 कक्षा 10वीं का जो है प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 2 पेज नंबर 7 पर मिलते हैं। उसमें एक सूत्र का प्रयोग किया जाना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर महत्तम गुणे लघुत्तम। ये सूत्र आप हम सभी बच्चों ने कक्षा 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं में भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, या कंपटीशन की जो नवोदय विद्यालय की पुस्तक है उसमें भी पढ़ा होगा। तो आज हम देख रहे हैं इसी पे आधार कुछ सवाल देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है 26 और 91 यानी 91 के लिए हम यह सत्यापित करने जा रहे हैं। दो संख्याओं का गुणनफल इसके लघुत्तम और महत्तम के बराबर हो जाता है। सबसे पहले हमें इन दोनों संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम भी ज्ञात करना पड़ेगा और उन दोनों का गुणा भी करना पड़ेगा, संख्याओं का गुणा करना पड़ेगा। इस प्रकार से सवाल थोड़ा बड़ा होगा। सबसे पहले हम इनका गुणा कर लेते हैं। तो सबसे पहले गुणा जो करते हैं तो देखते हैं 26 गुणे 91 ये गुणा सबसे बन जाएगा। देखो बच्चों यहाँ पर हम पहाड़ा पढ़ रहे हैं। 9 छक 4, हसल की 5, 9 दूनी 18 और 5 23। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आ रहा है 6 6 23 23। ये हो गया इसका संख्याओं का गुणनफल। अब 26 और 91 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम मीन्स बोले तो लघुत्तम। तो यहाँ पर हम 2 से काटेंगे तो ये 2 से 26 13 बार कट जाएगा। अब हम 13 से काटेंगे तो ये 13 और ये 7 बार कट जाएगा। 13 एकम 13, 13 7 91, 1 और 7 को हम यहाँ पर काट देंगे। इस प्रकार से जो एलसीएम है वो आ रहा है बच्चों, ये आएगा 26 यानी कि 2 गुणे 13 गुणे 7। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 7। इनका हम जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 13 7 91, 91 गुणे 2 इस प्रकार से 2 नाम 18 182। अब आता है एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए हम इनको अलग अलग गुणनखंडित करते हैं और ये हमारा अलग गुणनखंडित होगा। इस तरीके से दोस्तों यहाँ जाएगा 13 एकम 13 और ये यहाँ पर 2 से कटेगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 नाम 2 अट्ठे 16। इस प्रकार से हम गुणनखंडित करते हैं, ये कटता चला जाता है तो ये आ जाता है हमारा कुल मिला के 6 और यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 3। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं इनका हम जोड़ा बनाते हैं। एचसीएफ में बेटा इनका जोड़ा बनाएंगे। तो जोड़ा बनाने के लिए हम सबसे पहले प्रयास करना चाहेंगे कि जोड़ा बनना है तो मैंने जोड़ा बना। 1 मिनट यहाँ देखते हैं बच्चों, यहाँ 91 है,
यहाँ पर 91 है। 91 के लिए हम यदि करते हैं तो 2 से नहीं काटेगा, ये बट कटेगा 7 से। 7 बन जा 7, 7 3 जा, इस प्रकार से 13 एक 13। ये जो दोस्तों एचसीएफ इसका आया, तो एचसीएफ मीन्स होता है दोनों के कॉमन गुणनखंड। तो दोनों के कॉमन गुणनखंड हम देखते हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं 13। तो एचसीएफ आ गया हमारा। एचसीएफ निकालने के लिए टोटल 13 आ गया। हम 13 और 182 का गुणा करेंगे, तो देखो बच्चों एलसीएम गुणे एचसीएफ कर रहे हैं। एलसीएम 182, एचसीएफ 13 आएगा। इनका हम गुणा करते हैं और देखते हैं कि ये 2366 आ रहा है कि नहीं, क्योंकि ये संख्याओं का गुणा है। ये एलसीएम है, ये एचसीएफ है। एलसीएम 182 आया, एचसीएफ 100 सॉरी एलसीएम 182 आया और एचसीएफ 13 आया। इनका हम गुणा करेंगे। 13 13 का जब गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26, बल्कि आएंगे 2, और 13 अट्ठे 104, 104 और 2 6, इस प्रकार से 10, 13 और 10 23। इस प्रकार से देखो दोस्तों, यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पर लघुत्तम गुण और महत्तम का गुणनफल बराबर आ रहा है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल उतना ही होता है जितना उनके लघुत्तम और महत्तम का गुणनफल होता है। दोस्तों इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर दूसरा होता है। और क्वेश्चन नंबर दूसरा के जो बकाया बचे क्वेश्चन, तो बच्चों इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं पीसीएम ऑफिस। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, मैथमेटिक्स सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। देखिए आपके सामने प्रस्तुत है प्रश्न संख्या 3। इसमें हमको एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम मीन्स लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हमें ये माध्यम समावर्तक निकालना है और लघुत्तम समावर्तक निकालना है। प्रश्न पहला इसमें दिया हुआ है 12, 15 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम। ध्यान से देखो, एचसीएफ निकालने के लिए हमें सबसे पहले तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकालने होंगे। उन तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में जो गुणनखंड कॉमन या उभयनिष्ठ होगा तीनों में, उसको ही लेंगे और फिर वैसी संख्याओं का जो उसमें से निकल के आएंगे उनका सबका हम गुणा करके एचसीएफ निकालेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पर सबसे पहले 12 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 15 का भी करते हैं, 91 का भी हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखो ध्यान से, 2 से कट करेंगे तो 6 आएगा, 2 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 से 1 आ जाएगा। यहाँ पर 3 से करेंगे तो 15 आ जाएगा, 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। इस प्रकार से 7 से कटेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। दोस्तों अब एचसीएफ निकालने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, जो संख्या तीनों में आ रही हो, तो दोस्तों हम ध्यान से देखें, तीनों में तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है, 2 इसमें नहीं है। इसके बाद यहाँ 3 इसमें दोनों में है, तो 13 7 91 इसमें नहीं है। इसलिए इनका जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो सब में यहाँ 1 की सहायता लेंगे। और देखो सब में देखो इधर 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 तीनों में 1 है, इसलिए एचसीएफ बना गया। अब आता है एलसीएम। एलसीएम ज्ञात करने के लिए, एलसीएम के लिए हम तीनों देखो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए तीनों को अलग अलग करते हैं फैक्टराइज, और फिर उसमें से कॉमन फैक्टर लेते हैं। और यहाँ पर मल्टीपल यानी कॉमन लोएस्ट कॉमन मल्टीपल के लिए हम सबसे पहले इसका एक साथ सतत विभाजन विधि से इसको हम हल करते हैं। एक साथ तीनों को लेते हैं और यहाँ कट करना शुरू कर देते हैं। तो 2 का 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 12 6 बार, 15 तो कुछ नहीं किया जाएगा, 91 सेम टू सेम आएगा। ध्यान ये देना है कि 2 का भाग 12 में तो जा रहा, 6 बार लिखेंगे, लेकिन 2 का भाग 15 में नहीं जा रहा, इसलिए ध्यान रखना है 15 को सेम टू सेम लिखना है। 91 में भी भाग नहीं जा रहा है, इसलिए सेम लिखना है। अब यहाँ से भाग करते हैं, 2 का भाग से यहाँ लगाएंगे 3, 15 आएगा, फिर 91, फिर इधर पर 3 का लगाएंगे, 3 एकम 3, 3 5 15, फिर 91, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, फिर 91 आ जाएगा। अब 13 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 13 बार डिवाइड होगा, और 13 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एक एक करके 13 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस प्रकार से हम अब एलसीएम निकालने के लिए ध्यानपूर्वक देखो, इन सामने वाली पूरी संख्याओं का मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर मल्टीप्लाई हम जब कर देंगे तो ध्यान से सभी का मल्टीप्लाई करना है, 5 गुणे 7 गुणे 13। इस प्रकार से ये करिए मल्टीप्लाई।
तो आपका आंसर आने वाला है 2 का गुणा करोगे 4, 4 × 12, 12 × 5 60, 60 का गुणा 7 में करेंगे 7 × 42, इस प्रकार से 420 गुणे 13 आ जाएगा। 13 को गुणा कर देंगे, 13 × 26 हासिल किया जाएंगे 2 और 13 चौको 52 और 2 56 आ जाएंगे। इस प्रकार से 5660 इसका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा इसमें 10th क्लास में आपको एलसीएम एचसीएफ बहुत अच्छे से बनना चाहिए और कुछ बड़ी संख्याओं का गुणा आता है तो उसमें घबराना नहीं है, बड़े आसानी से करना। देखो उसको स्क्रीन बोर्ड पर ध्यान से, ये आसानी से आपको दिख जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर ये तीसरा भी हो जाता है। इसके शेष बचे तो क्वेश्चन आपको स्वयं करना है। अब आता है इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताते हैं। देखो बच्चों, इसी क्रम में इस प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 4 इसमें लिखा है HCF 306, 657 बराबर 9। इसको समझना है। यहाँ जो HCF लिखा है 306, 657, इसका मतलब है 306 और 657 वह दो संख्याएं हैं जिनका महत्तम समावर्तक 9 दिया है और उन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम हमें ज्ञात करना है। यानी दो संख्याएं हमारे पास हैं और संख्याओं के साथ में उसका हमारे पास महत्तम है, केवल लघुत्तम निकालना है। तो वही सूत्र आएगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लघुत्तम गुणे महत्तम की सहायता से काम करेंगे। तो सूत्र लिखते हैं यहाँ पर। क्या सूत्र आपको बताया था? दो संख्या, देखो एलसीएम एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्याओं का गुणनफल। तो गुणनफल हमारे पास दो संख्याएं कौन सी हैं? 306 और 657। और एलसीएम हमारे पास पता नहीं है और एचसीएफ 9 है। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम इस 9 का उस तरफ पक्षांतर कर देंगे दोस्तों। इस प्रकार से बड़े आसानी से ये फटाफट हो जाएगा। और 9 से कौन सी संख्या कटती है ये हमें देखना पड़ेगा। तो 9 की 27, 9 चौको 36, 9 से हमारी 306 कटने वाली है। 9 की 27 और 9 चौको 36। इस प्रकार से 657 का हम गुणा कर लेंगे, आपस में गुणा करेंगे तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। देखिए 7 चौको 28 हासिल की 2 और 7 × 21 और 2 23, 23। इस प्रकार से 5 चौको 20 हासिल की आएंगी 2, और 5 की 15 और 2 17। यहाँ पर 6 चौको 24 की 4 हासिल की 2, यदि 18 और 2 20। इस प्रकार से दोस्तों अपना आंसर आने वाला 7 × 11 और 2 13 हासिल की 1 यानी 2 22, 22,338 इन दोनों संख्याओं का लघुत्तम आ गया। तो दोस्तों यहाँ पर हमें अलग से वैसे लघुत्तम निकालने की जरूरत नहीं थी, यहाँ इस सूत्र का प्रयोग करवाना चाहते थे, वो अपन ने किया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर ये हमारा हो जाता है, क्वेश्चन संख्या हो जाती है 4। क्वेश्चन संख्या 5, 6 बहुत महत्वपूर्ण है, 7 भी बहुत महत्वपूर्ण है। आइए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर। हाँ तो दोस्त, हम मिलते हैं प्रश्न संख्या 5 में। प्रश्न संख्या 5 में कहा गया है, एक संख्या है जिसका रूप है 6 पे घात n। n उसका जो घात है वो प्राकृत संख्या है। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 पे घात n जो संख्या है उसका यदि विस्तार करते हैं तो उसका जो अंत है, उसका जो अंतिम अक्षर है, जैसे हम इकाई का अंक कहते हैं, वो 0 पे समाप्त हो सकता है क्या? तो हम सबसे पहले ध्यान से सुनते हैं और इसको करते हैं। यदि कोई संख्या का इकाई अंक 0 है तो इसका मतलब है तो वो निश्चित रूप से संख्या 2 से भी विभाजित होगी, 5 से भी विभाजित होगी और 10 से भी विभाजित होगी। तो महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि कोई संख्या अगर शून्य पर समाप्त है, यानी कहने का मतलब उसका इकाई अंक शून्य है, तो वो निश्चित रूप से 2 और 5 से तो 100% विभाजित होगी। इसका मतलब उसके गुणनखंड में हमें 2 और 5 के दर्शन होने ही चाहिए। अगर ये नहीं होते हैं तो वो संख्या कभी भी फिर शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो हम बात कर लेते हैं इसकी। इस पे हम घात मान लीजिए n की जगह 1 रखते हैं तो कितना आएगा भाई? 6। अगर 2 रखते हैं तो कितना आएगा? 12। अब हम 6 के गुणनखंड करते हैं 2 × 3, तो इसके करते हैं 2 × 2 × 3। भाई यहाँ देखने में पता चल रहा है कि 6 चाहे 12 और चाहे 6 का ही आगे हम आगे बढ़े तो हमें इसी तरीके के गुणनखंड मिलने वाले हैं। इसके अंदर कहीं पर भी 5
के दर्शन नहीं हो रहे हैं। यही इस संख्या में कमी है। इसमें 5 गुणनखंड के रूप में नहीं आ रहा है, इसलिए यह संख्या कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। यानी कहने का मतलब ये n का कोई भी मान संसार में ऐसा नहीं है कि 6 पे घात लगाने पर, 6 के ऊपर घात के रूप में आने पर वह संख्या 6 शून्य पर समाप्त हो जाएगी। तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे, हम समझ गए हैं कि इसका हम गुणनखंड करते हैं और गुणनखंड में हमें यहाँ पर देखो 6 के हम जब गुणनखंड करते हैं तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3 पर घात n। अब गौर से देखो, इसमें 2 तो प्रेजेंट है लेकिन 5 प्रेजेंट नहीं है। 2 उपस्थित है इसमें, परंतु 5 अनुपस्थित है। अनुपस्थित, अनुपस्थित, ठीक है। इसका मतलब भैया हमें क्या चाहिए था, 2 और 5 दोनों चाहिए थे ना, लेकिन यहाँ पर अंदर 5 नहीं है, इसलिए लिखेंगे, इसलिए n का कोई भी मान ऐसा नहीं है जो 6 टू दी पावर n को 0 पर समाप्त करे, समाप्त करे। ओके भाई, समझ आ गया होगा, समझ आ गया होगा। अब देखते हैं इसी क्रम में क्वेश्चन संख्या 6। इसको जरा स्क्रीन पे देखो। 6 पावर n में 2 और 3 है, 2 तो उपस्थित है परंतु 5 अनुपस्थित है, इसलिए 6 पे पावर n का विस्तार कुछ भी कर लो, ये शून्य पर समाप्त कभी नहीं होने वाला। ओके, इसको मिटा देते हैं। हाँ दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं कि क्वेश्चन के जो शेष, हर प्रति क्वेश्चन में जो शेष क्वेश्चन बच रहे हैं उसको बोर्ड पर नहीं बताया जा रहा है। इसके लिए हम इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक देंगे, उसमें इस चैप्टर का पूरा सॉल्यूशन आप पीडीएफ फॉर्म में, प्रत्येक चैप्टर का, हर जिस भी चैप्टर का वीडियो होगा उसमें उसको सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप वहां से भी बहुत प्रेम से उसकी कॉपी कर सकते हैं। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आप क्वेश्चन संख्या 6। क्वेश्चन संख्या जो 6 है, इसमें कहा गया है कि 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13। पहला ये प्रश्न है, क्या यह भाज्य संख्या है? तो भाज्य संख्या की परिभाषा दोस्तों आपको ध्यान होगी। भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो स्वयं से विभाजित तो हो ही, एक से तो विभाजित हो ही, लेकिन इन दोनों के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होना ही चाहिए, यानी कोई अन्य संख्या उसमें गुणनखंड के रूप में प्रेजेंट होना चाहिए, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। और प्रथम भाज्य संख्या दोस्तों 4 है। इस क्रम में आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए आप, यदि हम इस संख्या वाले व्यंजक में से 13 वैनिश निकाल लेते हैं, 13 गुणे 11 प्लस 1 आ जाएगा। इस प्रकार से इसको हल करते हैं। 13 गुणे 7 77 77 दोस्तों यहाँ से देखो, ये वो संख्या